नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चुनावी पारी बदले गए प्रभारी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समय अब बेहद कम रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को फतेह करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। और इन्हीं तैयारियों के बीच भाजपा जहां जन तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने विशाल पदयात्रा के माध्यम से अपने विपक्षी दलों को अपने जनाधार की ताकत को भी दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने देहरादून में विशाल युवा पदयात्रा का आयोजन किया है और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था और अब मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत को नई पहचान मिली। वही विपक्ष ने सीएम के इन दावों को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों के सहारे भाजपा को सबक सिखाने का दावा किया है। वहीं 2024 से पहले कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की विदाई करते हुए उनकी जगह प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा को दी है। कुमारी शैलजा वर्ष 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बतौर स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रही। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रभारी रहते हुए देवेंद्र यादव छतरपुर की जसकोटबाजी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे। कुमारी शैलजा के सामने सबको एकजुट करना पहले चुनौती होगी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा गुटबाजी से इंकार करते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबेला रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि 2024 में भी जनता भाजपा की जीत की ही हैट्रिक लगाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अभी से प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। भाजपा ने विशाल पद यात्रा के माध्यम से अपने विपक्षी दलों को अपने जनाधार की ताकत को भी दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने देहरादून में विशाल युवा पद यात्रा का आयोजन किया और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा है कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था और अब मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत को नई पहचान मिली है। वहीं विपक्ष ने सीएम के इन दावों को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों के सहारे भाजपा को सबक सिखाने का दावा किया है। इसलिए चाहे गठबंधन करो, चाहे आप जब दल समाप्त होते तो फिर वो संघर्ष समिति का सहारा लेते हैं। इन सारों की अवस्था ने यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का मजदूर सारा भारतीय जनता पार्टी साथ है। इसका प्रथम स्वरूप आज हमने दिखाया है। एक रैली हो रही है। भाजपा की चाहे मोदी है ना यात्रा हो या भाजपा के कोई भी दूसरे कार्यक्रम आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ही कार्यक्रम क्यों ना हो, वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होती है। इंस्टीट्यूट के, कॉलेजों के बच्चे जो है ज़्यादा होते हैं और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हों या एएनएम, जीएनएम हो, इन सरकारी विभागों पर इनका दबाव रहता है। लेकिन युवा मोर्चे जैसे कार्यक्रमों पर जो है आप संस्थानों से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेजों से बच्चे लाएंगे और आप कहेंगे कि ये युवा मोर्चा की भीड़ है, तो जनता सब कुछ जानती है, समझती है। भाजपा की संगठन की चूलें हिल चुकी हैं। जमीनी स्तर पर भाजपा के कार्यक्रम जो है सफल नहीं हो रहे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधानसभा वार सम्मेलन करने, संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है।
इसके साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के प्रभारी भी बदले हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की विदाई करते हुए उनकी जगह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही साथ प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रही कुमारी सैलजा को दी है। कुमारी सैलजा वर्ष 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बतौर स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रभारी रहते हुए देवेंद्र यादव छात्रों की जिस गुटबाजी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे, कुमारी सैलजा के सामने सबको एकजुट करना पहली चुनौती होगी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा गुटबाजी से इनकार करते हुए जीत का दावा करते हैं और जबकि भाजपा कांग्रेस पर कटाक्ष करती हुई आ रही है। देखिए, सैलजा जी का अनुभव बहुत बड़ा है। वो कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं मनमोहन जी की सरकार में, नरसिम्हा राव जी की सरकार में राज्य मंत्री रही हैं, 4 बार की सांसद हैं और एक बड़ा कदकाठी उनकी है। कुमारी सैलजा जी के आने से निश्चित ही उनके अनुभवों का लाभ राज्य को मिलेगा और राज्य में कांग्रेस सरकार की जो कांग्रेस पार्टी जो और स्ट्रेंथन होगी और बहुत अच्छे तरीके से अपने मामलों को और आगे उठाएगी, बढ़ाएगी। चेंज करें या प्रभारी आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में उनके पूर्व के जो प्रभारी रहे, किस तरह से वहाँ सर फुटोबल हो रही थी, प्रभारी के खिलाफ अभियान चल रहा था, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अभी तक अभियान चल रहा है। उनके जो विधायक हैं वो अपने अध्यक्ष को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके बड़े नेता अपने प्रभारी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो हमारा एजेंडा है कि हमारी जो विकास पर की योजना है, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काम किए गए हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा काम किए गए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उन योजनाओं को हम धरातल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2024 के इलेक्शन के लिए समय अब बेहद कम रह गया है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। वहीं खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा तमाम सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। साथ ही माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है। कांग्रेस समेत तमाम दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने और तमाम मुद्दों के सहारे भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रही है। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या कुछ परिणाम सामने आता है। उत्तराखंड डेस्क स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि 2024 में भी जनता भाजपा को की जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अभी से प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और भाजपा ने विशाल पदयात्रा के माध्यम से अपने विपक्षी दलों को जनाधार की ताकत को दिखाना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदला है। अब ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों को फतेह करने के लिए अलग अलग रणनीतियां बना रही है। अब ऐसे में गुटबाजी कांग्रेस में जिस तरीके से हावी है, ये पहले भी कहा जाता रहा है, समय समय पर ये निकलकर सामने आया है कि भाजपा में माफ कीजिएगा कांग्रेस में गुटबाजी है और हालांकि कांग्रेस इस बात से इनकार भी करती है। चर्चा आज इसी पर करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश रस्तोगी जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन खन्ना जी वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल थपलिया जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र पंत जी प्रवक्ता आरआरपी राष्ट्रीय रीजनल पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत राजेश जी आपसे करूंगी मैं। कांग्रेस में प्रभारी बदला गया है, कुमारी सैलजा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में समय समय पर ये देखा गया है गुटबाजी का जिक्र समय समय पर निकलकर सामने आया है। हालांकि कांग्रेस हमेशा इस बात को डिनाई करती रही है, फिर मुझे पता है कि आप इस बात को डिनाई करेंगे, लेकिन फिर भी ये जो कलह है इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं 2024 के लिहाज से?
अनम्यूट कीजिएगा राजेश जी। हेलो जी अभी राजभवन घेराव था। करण मेहरा जी के नेतृत्व में सभी नेताओं ने, हरीश रावत जी हों, यशपाल आर्य जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, हरक सिंह रावत जी हों, सभी नेताओं ने, हमारे विधायकों ने, पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों ने, सभी ने जो है बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और पूरे प्रदेश ने देखा राजभवन कूच में कांग्रेस कितनी मुस्तैदी के साथ बीजेपी को घेरने का काम कर रही थी। सभी जिलों में हरिद्वार जनपद को छोड़कर, केवल हरिद्वार जनपद को छोड़ा गया है। 5 लोकसभा क्षेत्रों में हरिद्वार जनपद को छोड़ करके जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ कमेटियां, ब्लॉक अध्यक्षों का गठन, मंडल अध्यक्षों की टीम का गठन हमारा सब पूर्ण हो चुका है। प्रभारी जी अभी उनकी घोषणा हुई है, संभवतः 5 तारीख के बाद उनका उत्तराखंड आगमन है। हमारी अपनी पूरी तैयारी है। और बड़ी स्पष्ट मैं बात कह दूं, हमारे संगठन में कोई किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, करण मेहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, यशपाल आर्य जी हमारे सीएलपी नेता है। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की बात नहीं, ये षड्यंत्र है, झूठ का पुलिंदा है। और इस बात को बहुत हवा देने का काम भाजपा ही करते हैं। इनकी योजनाएं हैं, इनके कार्यक्रम है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और कितना काम करा है उसका रिजल्ट 24 में हमारे सामने भी आएगा। अभी कल ही रैली हुई है मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर के, किस तरीके से भाजपा के विधायकों ने भी उसका समर्थन किया है। देहरादून के विधायक ने खुद आलोचना की है, कहा मेरा शरीर यहाँ है, मेरी आत्मा वहाँ है, मूल निवास के लोग परेशान हैं। और ऐसे ही नहीं, सब लोग वहाँ कितने लोग पहुंचे उसी रैली में जो मूल चाहते थे एक वातावरण बने, एक रास्ता बने। सरकार उसमें कमेटी बना करके उलझाने का काम कर रही है। सरकार के खिलाफ थोड़ा बहुत आक्रोश नहीं है, बहुत बड़ा आक्रोश है सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, आप निकालते रहिए। आप देखिए कहाँ जनसंकल्प यात्रा का इनका कौन सुन रहा है पूरे प्रदेश में, कहाँ इनकी सफलता मिल रही है। उसमें कहना अपने आप कुछ भी कहना, उसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हमारी सीधी सीधी रणनीति है और स्पष्ट है कि हमारी पार्टी बिल्कुल एकमुश्त है। हम सब, हमारे सब नेता मिल करके चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, जैसा भी जिसके लिए तय होगा। और मुझे लगता है कई जगह नए लोग भी हमारे चुनाव लड़ेंगे इन 5 सीटों पे। और इंडिया गठबंधन के साथ जो भी रणनीति होगी, हाईकमान जो भी तय करेगा, उसके आधार पर हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। हमारे सभी जिला अध्यक्ष, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष। राजेश जी देखिए, आप इस बात से डिनाई जरूर कर रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन इस पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी और गुटबाजी के 2-4 प्रमाण भी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा अन्य प्रवक्ताओं का भी रुख कर लेते हैं। सत्यवीर चौहान जी, देखिए राजेश रस्तोगी जी कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खामखा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस की गुटबाजी से आपका कोई लेना देना नहीं। अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, सबसे पहले तो हमारे लिए आज बहुत विशेष दिन है और खासकर के उत्तराखंड वासियों के लिए। आज हमारे पार्टी के महापुरुष और जिन्होंने इस पार्टी को इतना विशाल रूप दिया है, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। तो एक उत्तराखंड जिस प्रकार से उन्होंने राज्य का भी गठन किया, जो यहाँ की मूल भावनाओं के आधार पर कई दशकों से आंदोलन चलते रहे और कई आंदोलनों में गोलियां खाने का भी काम किया, ये सब तमाम तरह के हमने वो सब विरोध प्रदर्शन और वो सब चीजें देखी। तो आज ऐसे महापुरुष को मैं अपने एक उत्तराखंड का निवासी होने के नाते उनको आदरपूर्वक नमन करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर। और इसी के साथ साथ में मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है, तो उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ। विषय है आपका कि उत्तराखंड में 2024 को लेके कि कांग्रेस अपने संगठन को प्रभावी रूप से बढ़ाने का काम कर रही है। और खासकर की एक बात यहीं से निकल के आई यशी जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी है, सीपीएल लीडर हमारे यशपाल आर्य जी है। आप सोचिए कि इससे ज्यादा गिरावट क्या आ सकती है कि इनको ये कहना पड़ रहा है
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, सीपीएल लीडर कौन है। इतनी मतलब ये सोचो कि कितना अंदर गुटबाजी है कि एक प्रवक्ता को आके उनके बारे में बताना पड़ रहा है कि आप इनके नेतृत्व में काम करिए। वास्तविकता तो उत्तराखंड के ये भी है कि 19 विधायक जीत के आए जनता के बीच में से, वो आज तक शिष्टाचार भेंट क्रम में राज्य नहीं कर पाए और तमाम विरोध हमने और उत्तराखंड की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का जो परिदृश्य मैं आपको बता दूं, आप 2024 के चुनाव के लिए मैं आपको यहाँ से निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ, जिस प्रकार से जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को आगे ले जाया है, उसी गति से उत्तराखंड राज्य को भी विकास के पथ पर ले जाए। तमाम विकास की वो योजनाएं आज यहाँ क्रियाशील है, गतिमान तेजी से काम कर रही है। रेलवे लाइन का निर्माण होना हो या बांधों का निर्माण होना हो या सोलर पैनल का यहाँ पर जिस प्रकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना हो, वो तमाम कार्य आज की डेट में यहाँ पर हो रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही अभी यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, उसमें भी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका प्रेरक मार्गदर्शन यहाँ पर उद्योगपतियों को मिला, पूरे प्रदेशवासियों ने उसको सुना। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, जैसे हमको 2014 में 5 सीटें मिली थी, 2019 में 5 सीटें मिली और 2024 में भी हमको 5 सीटें मिलेगी। ये कोई भी कहीं नहीं। चलिए ठीक है, जीत का दावा कर रहे हैं आप। वापस आएंगे विपिन खन्ना जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आगे बढ़े उससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। शहीद करण यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। बता दें कि 21 दिसंबर को पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे करण यादव। उनके पिता ने कहा कि बेटी की शहादत पर मुझे गर्व। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई। कानपुर के बिठूर घाट पहुंचा शहीद का शव। और इसी खबर पर हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। वो उस वक्त बिठूर में मौजूद है जहां पर शहीद का अंतिम संस्कार हो रहा है। अमित, मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आसपास का जरा अपना नजारा दिखाएं। और मैं देख पा रही हूं कि शहीद जिस तरीके से उनके अंतिम संस्कार पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जी देखिए, आज सेना के जवानों ने इनके पार्थिव शरीर को बिठूर के घाट पर लाए हैं और यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इन्हें अंतिम विदाई दी गई और यहाँ पर हजारों की संख्या में उनके ग्रामीण, उनके परिवार वाले, उनके सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दे दी गई है। उन्हें मुख अग्नि दे दी गई है और अब बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट पर उनको अंतिम अग्नि दे दी गई है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो भारत माता की जय, और खासकर देखा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ इनपे काफी गुस्सा था, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी इन्होंने की ग्रामीणों ने। और इनका मानना है कि पाकिस्तान की कायराना हरकत ही है जिसमें उनके गांव का एक लाल शहीद हो गया। जी बिल्कुल अमित, अगर हम बात करें यहाँ पर तो पिता की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि बेटे की शहादत पर मुझे गर्व है। देखिए, ऐसे पूरे गांव, पूरे घर के यही कहना है, लोगों का कहना है, उनके दोस्तों का भी कहना है, जो बचपन में उनके साथ खेले उनका भी कहना है कि बड़े गर्व की बात है कि मेरे गांव का एक लाल माटी पे शहीद हुआ है। लेकिन दुख भी हुआ है कि उनके बीच का उनका दोस्त, उनका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो शहीद हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कानपुर के बिठूर में हुआ अंतिम संस्कार। शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। आपको बता दें कि शहीद करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। शहीद करण यादव का हुआ अंतिम संस्कार, दी गई मुखाग्नि। बेटे की शहादत पर पिता को गर्व। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा बिठूर जहां पर मुखाग्नि दी गई। नम आंखों से शहीद करण यादव को दी गई अंतिम विदाई।
और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चुनावी पारी बदले गए प्रभारी। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे विपिन खन्ना जी का रुख करना चाहेंगे। विपिन जी देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा कांग्रेस को करनी चाहिए क्योंकि गुटबाजी बहुत है। समय समय पर कांग्रेस की गुटबाजी निकलकर सामने आती रहती। अब तो गठबंधन भी हो चुका है। अब उस गठबंधन में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की अपनी जो अलग पार्टी के ही लोगों से गुटबाजी चल रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है अगर कांग्रेस लगातार इस बात को डिनाई करेगी। लगता है कि गुटबाजी है। देखिए आशीष जी, वैसे तो कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, हमें इसमें कुछ खास बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीजें दिखाई देती हैं मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ा संभल कर और फूक कर काम करना चाहिए, क्योंकि जो अभी 4 राज्यों के परिणाम आए हैं उससे भी स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोई ना कोई कमजोरी ऐसी रही है जिस कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में समय समय पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पर कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी सामने आती ही रहती है। लेकिन अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें कांग्रेस से इतर होके, क्योंकि वो तो एक सत्ताधारी दल है, तो कहीं ना कहीं राख के नीचे चिंगारियां तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं, क्योंकि इनके जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ले लें या हरिद्वार से जो इनके पूर्व मंत्री रहे हैं कौशिक जी, उनको ले लें, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस गुटबाजी से कहीं अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री विधायक हैं वो भी शायद पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि उनके संगठन में कहीं ना कहीं केंद्र का डंडा सख्त रहता है। तो मुझे लगता है वो बोलने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं और कांग्रेस पार्टी में ऐसी चीजें दिखाई हमको नहीं देती। तो अगर ऐसा हम माने कि भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। और दूसरी बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम 2024 में 5 लोकसभा सीटें जीत कर आएंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस बेस पर ये बात कह रही है, क्योंकि आप महंगाई पर काबू कर नहीं पाए, आप कानून व्यवस्था पर काबू कर नहीं पाए, आप बेरोजगारी पर काबू कर नहीं पाए, आपने युवाओं की इतनी बड़ी रैली निकाली। तो मुझे तो विपिन जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अभी 5 राज्यों में जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तो ये मुद्दे नहीं थे। आपके पास जातीय जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद भी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली बीजेपी ने, और जिसमें कि 2 कांग्रेस शासित राज्य थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज ये कि अगर ये मुद्दे इतने ही हावी हैं, आपका इंडिया गठबंधन बन चुका है, इंडिया अलायंस है, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ये कमाल करके दिखा रही है तो इसका मतलब है कि राजनीतिक मंथन में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जी, मैंने आपको पहले ही कहा, कहीं ना कहीं अंतर मन में कांग्रेस को अपने अंतर मन में, अंतरात्मा में झांकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कहीं ना कहीं चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम इन 2 राज्यों में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो सामने देखने को मिली है। चाहे वो राजस्थान में अगर नहीं, छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की तनातनी किसे नहीं पता। देखिए, वो मैंने कहा ना, कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमी अपनी रही है। और देखिए, गठबंधन को लेके भी कांग्रेस को अब शायद समझ में आया है कि इंडिया अलायंस का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया और एक बड़ी राजनीतिक दल के पूर्व मुख्यमंत्री को ये कह दिया कि ये कौन, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप गठबंधन में हैं, और अगर हम मानते हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, कांग्रेस कोई छोटा दल नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कम से कम ये ध्यान देना पड़ेगा कि छोटे दलों का भी अपना महत्व है, अपने राज्यों में उनका महत्व है।
तो उन्हें कम से कम उनको महत्व देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राजेश रस्तोगी जी, मैं आपके पास आऊंगी इन तमाम अहम सवालों के साथ। उससे पहले राजेंद्र पंत जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र पंत जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक और भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीट पर जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस गुटबाजी से इंकार कर रही। अनम्यूट कीजिएगा राजेंद्र जी। इसके बाद अनिल थपलियाल जी आपके पास आती हूँ मैं। यशी जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे भाई, हमारे वीर जवानों की शहादत हुई है, उसके लिए मैं समस्त देवतुल्य प्रदेश की जनता की तरफ से शोक व्यक्त करता हूं। उस परिवार के लिए संवेदनाएं हमारी तरफ से हैं, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। और उसके साथ साथ में आगे आज हमारे विश्वविख्यात कवि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। मैं बड़े अच्छे से उस कविता को सुनता रहता हूं। जब अफगानिस्तान में बैठ करके उन्होंने कविता बोली थी और अफगानिस्तान के लोगों ने भी उस कविता का आज तक वो मतलब उसका विश्वविख्यात कवि रहे हो, तो जन्म जयंती पे मैं नमन करता हूं उनको। और मैं आशा भी करता हूं कि देश ऐसे नेताओं से सीखे कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का पटल आज की डेट में बिल्कुल दूसरा हो चुका है। जैसी राजनीति, बाकी आते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पे या भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनाव की रणनीति पे। जैसी जी, मैं आपको ये तो स्पष्ट कर देता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश ने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूर्ण रूप से बहुमत दिया है। हर हमेशा जनता उनके साथ रही है। प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के प्रचार पे पूरा इलेक्शन हुआ है और इस प्रदेश की जनता ने मोदी जी को पूरा आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मोदी जी पे इस प्रदेश की जनता विश्वास करती है। लेकिन इस बार की लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा चीजें बदलाव में हैं। वो इसलिए बदलाव में हैं कि आज प्रदेश की जनता ने एक मुद्दा उठाया, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने जो रैली करी है, मोदी है ना, मूल निवासियों के विपक्ष में खड़े होकर के, उस रैली का बहुत नेगेटिव भारतीय जनता पार्टी के उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। क्योंकि जब मूल निवासियों की, उत्तराखंड के प्रदेश के एक एक घर से आए हुए व्यक्तियों ने अगर वो रैली निकाली थी, हो सकता है इतना बड़ा संगठन था, क्या फर्क पड़ रहा था, वो आज रैली कर लेते, कल कर लेते, इनके पास तो इतना बड़ा संगठन है। जब कोई व्यक्ति, कोई प्रदेश की जनता, वो कोई बुलाए हुए लोग नहीं थे, वो अपने आप आए हुए व्यक्ति थे, अपने पैसे से आए हुए व्यक्ति थे, अपने आप यहाँ पे रुके, अपने पैसे से गए, किसी ने उनको पानी नहीं खिलाया, किसी ने उनको खिलाया नहीं। अगर वो लोग अपनी आवाज उठाने के लिए आए थे, वो देश के प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिंदगी में पहली बार बड़ी गलती तो एक ये की है। दूसरी ऐसी चीज, एक गलती ये है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, वो किसी भी देश के किसी कोने से नहीं छूटा। जैसे कि दिल्ली में दामनी मर्डर केस था, वैसे ही अंकिता हत्याकांड हो रखा है। और उसकी सीबीआई की जांच के लिए यहाँ का युवा, यहाँ की मातृशक्ति लगातार सरकार से अनुरोध कर रही है कि आप इसकी सीबीआई जांच करिए। क्यों उसका मकान टूटा, क्यों उसका कमरा तोड़ा गया, क्यों रात को जेसीबी खड़ा हुआ, क्यों वहां पे माननीय जी गई, ये बड़े प्रश्न चिन्ह आएंगे। और इसके लिए जनता क्या है, अभी क्या हुआ। और एक कमी और है, जो उत्तराखंड के बेरोजगार संघ ने आंदोलन की और उस आंदोलन पे जो लाठीचार्ज कराया गया, वो इस प्रदेश का बच्चा था। जो प्रदेश का बच्चा आज सत्ता बना रहा है, उस प्रदेश के बच्चे को लाठियां खाई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की जरूरत है। इससे और इन सबसे बड़ा मुद्दा, छोटा सा प्रदेश है, 5 सांसद है मात्र, और 5 सांसदों की ऐसी जीत, लगभग 10 करोड़ से ऊपर की निधि ये खर्च नहीं कर पाए। क्या उत्तराखंड प्रदेश में सब कुछ बन चुका है? आप यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा, यहाँ पे पलायन सबसे ज्यादा, यहाँ पर पे आप पहाड़ों की तरफ सड़कों पे चले जाएंगे, यहाँ पे सड़कों की हालत है, खस्ता हाल है। अभी बहुत सारी कमियां बची हैं, मैं तो वो तो गिना नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भी इस पहाड़ का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ की एक एक जगह की भौगोलिक परिस्थिति पता है, हम अच्छे से घूमते रहते हैं। क्या उन सांसदों को 10-10 करोड़ भी मतलब खर्चा ही नहीं कर पाए, अपनी निधि खर्च नहीं कर पाए पूरे 5 साल में? तो ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो मैं ये कहूंगा, तो अभी देखो हमारा भी संगठन, देखिए राजेंद्र, बीजेपी ने ये साफ कर दिया है, इन 3 राज्यों में चुनाव जो 5 राज्यों में हुए, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, हम आपको आपके पद पर नहीं रखेंगे या आपको टिकट नहीं मिलेगा। ये साफ तौर पर हमने देखा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ के सांसदों ने अगर काम नहीं किया है, तो उनको इस बार निश्चित ये बात यहाँ के सांसद भी समझ रहे हैं कि टिकट किसी भी कीमत पर मिलने वाला नहीं। लेकिन मैडम, जो पहले काम हो चुके हैं उनका क्या होगा? ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। ये तो संगठन का काम है कि ये संगठन इस बार इसको नहीं उसको टिकट देगा। है तो भारतीय जनता पार्टी,
इसको कैसे समझाएंगे ये लोग, कैसे घर घर जाके समझाएंगे कि आपके सांसद ने ये कार्य नहीं किया। अभी एक छोटी सी योजना बताता हूँ, हर घर लेकिन जल, मुद्दे, हर घर इसका नल, मतलब है कि मुद्दे यशस्वी विपक्ष प्रधानमंत्री नहीं जी ने उठा बहुत पा अच्छी रहा योजना है, चलाई। या जनता तीसरे विकल्प के तौर पर किसी को देख नहीं पा रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना, क्योंकि कांग्रेस पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं, बीजेपी पे किया हुआ है तो बीजेपी इस तरीके के काम कर रही है, तीसरा विकल्प मिल नहीं पा रहा उन्हें ढंग से। लेकिन ऐसा है ना, लोकसभा के लिए हम बता रहे हैं, आपको ये भी बताता हूं मैं इस बार क्या है, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के केस को लड़ रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं तो उनके पास कैंडिडेट भी हो सकते हैं ना, अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि जनता की संपत्ति उसके साथ है। जो बेरोजगार संघ के छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको 307 जैसे मुकदमे जिन लड़कों पे लगाए गए, उन लड़कों के साथ भी तो कोई ना कोई खड़ा हो रखा होगा, उनके साथ भी तो काम करने की जरूरत है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है वो मित्र विपक्ष है, वो विपक्ष नहीं है एक्चुअल में। तो अगर कांग्रेस की जगह कोई अन्य व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है तो मुझे ऐसा लगता है। राजेंद्र जी वापस आऊंगी मैं, अनिल थपलिया जी माफी चाहूंगी, मैं काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक और कांग्रेस की गुटबाजी, दूसरी तरफ बीजेपी जहां पर जीत का दावा कर रही है, साथ ही साथ ये जो तमाम मुद्दे हैं उन पर क्या राय? जी यशी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, चाहे वो रीजनल पार्टी, कोई भी नया दल हो, पुराना दल हो, कुल मिला के ये है कि कल की रैली ने एक आघात कर दिया है, और उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का जो नेतृत्व रहा है, उससे चाहे वो राष्ट्रीय हो और या रीजनल पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, कल के आंदोलन ने सारा संकेत कर दिया इनको। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की बात, तो ये राष्ट्रीय दल है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये विरासत में मिली हुई, जो शीर्ष पर नेतृत्व कर रहे हो, विरासत में मिली एक सियासत अलग होती है और एक खुद की बनाई सियासत अलग होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसमें जो शीर्ष नेतृत्व रहा है पूर्व का, उसने बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा दे के गए हैं वो लोग, और पार्टी का एक स्टैंड तैयार किया है। और वो क्षेत्रीय हो, चाहे निकाय चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र चुनाव हो, वो बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी जानते हैं। उनके पास संगठन है, संगठन ग्राउंड पर रह के काम करता है। जहां तक रहा बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जब तक जो 3 मांगे कल हमने लेके शीर्ष पर नेतृत्व किया था, वो तीन मांगे अगर पूरी नहीं होती है, वो कानून को लेकर, मूल निवास 1950 को लेकर, गैरसैंण अस्थायी राजधानी को लेकर, और विशेष राज्य का दर्जा, ये उत्तराखंड क्रांति दल का स्लोगन रहा है। और आज भी ये मुद्दे थे, कल भी यही रहेंगे और यही एजेंडे। आपने देखा होगा कल तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने हमें किस प्रकार से हाईलाइट किया है, क्योंकि हमारे जेन्युइन मुद्दा थे, और हमारे साथ बेरोजगार संघ से लेकर के हमारे साथ स्थानीय जनता, इस सब का समर्थन है। लोकसभा 2024 के चुनाव को तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका कहना सही है कि उनका वो बहुत आगे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो ये एक चुनावी मोड में रहती है, और ये 1 वर्ष पूर्व से ही चुनावी मोड में रहती है। आने वाला समय ही बताएगा कि कौन कहाँ किसको और कितनी ताकत किसकी है। ये तो अपने अपने मुद्दे, अपने अपने एजेंडे होंगे, और जब चुनाव सामने होंगे तो जनता इसकी निर्णायक होती है। ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि हम 5 की 5 सीटों पे दावा ठोकते हैं, क्योंकि दावा ठोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं कितनी धरातल पे हैं, और ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन प्रचार प्रसार के माध्यम से कहां कहां तक इन्होंने, आप ये बताइए कि गढ़वाल का अंतिम गांव नीति माणा है और कुमाऊं का अंतिम गांव धरछुला है। वहां के लोगों को पूछे ना, केंद्र और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं, वो योजनाएं जानते भी, योजनाएं क्या हुई, उन कोई कितने गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं, 4 ट्रेन कनेक्टिविटी देने से पहाड़ में, और एक ऑल वेदर रोड बनाने से प्रदेश का विकास हो जाता है क्या? 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। स्थानीय जनता ने एक समृद्ध राज्य का सपना देखा था, जिसके लिए कल एक विशाल रैली जो है मैदान में आई है। लोग रोडों पे आ गए हैं, बेरोजगार से लेकर और
हमारे गायकार से लेकर हमारे संस्कृति के लोग जितने ब्राह्मण हिंदू जितने थे सारे लोग, बेरोजगार युवा से लेकर भूतपूर्व संगठन से लेकर के वो सारे कल मैदान में थे। उनकी कोई ये व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, ये एक सामूहिक लड़ाई है हमारी। 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो 23 वर्ष पूर्ण होने में क्या किया है, वर्तमान सरकार हो पूर्व सरकार हो। और मैंने जैसे मैं दोहरा रहा हूं कि कोई भी दल अभी ये चेष्टा न करे जब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अभी मौजूद है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। चाहे 20 दल 56 या 57 दल हो चुके हैं, 56 या 57 दल उत्तराखंड में है, क्षेत्रीय दल। उन क्षेत्रीय दलों में कौन कहां दिखता है? कल टोपी पहन के बैनर लगा के आगे तो बस जनता विश्वास कर लेगी। ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो जमीनी जुड़े मुद्दे हैं। कभी किसी ने मंच पे बोला है, कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी ने कभी बोला है किसी के हक हुकूमत की बात की है? इतने मुद्दे हैं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुद्दे बहुत हैं। मुझे भी पता है, मैं तो फिंगर टिप्स में रट कर बैठी हूँ कि कौन कौन से मुद्दे हैं, लेकिन समस्या तो यही है ना कि आप नहीं उठा पा रहे उन मुद्दों को। जनता को आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। यसी जी, हमने अपने जिस बीजेपी को पानी पी पी कर गाली बकी जा रही है, लेकिन उस बीजेपी लोकसभा पर चुनाव में रहेंगे और पूरी तरह से रहेंगे और पूरी तरह से हमने ठीक है, निकाय सत्यवीर स्थानीय चौहान चुनाव जी। हमारे यहाँ गुटबाजी जिन्होंने करनी थी की होगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन गुटबाजी हमारे नहीं। राष्ट्रीय दलों की बात मैं नहीं करता। गुटबाजी में तो दो पार्टियां हो गई। राजेंद्र पंडित जी इस बात को बेहतर बता पाएंगे। खैर ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सत्यवीर चौहान जी, देखिए कल जो रैली हुई वो एक बड़ी कहा जा रहा है कि एक बड़ी गलती बीजेपी ने की है, जिसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। कि कल जिस तरीके से सख्त भू कानून की मांग की जा रही थी, मूल निवास कानून की मांग की जा रही थी, और उसके बाद आपने अपना रैली शुरू कर दिया। आप अपनी रैली को पोस्टपोन भी कर सकते थे। जनता को दरकिनार क्यों किया गया? विपक्ष का सवाल है ये। यशी जी, मैं रैली से ही बात शुरू कर देता हूं। तो मुझे स्मरण में आता है कि यही देहरादून का परेड ग्राउंड था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जनसभा में कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम इसको राज्य का दर्जा देंगे। और वास्तविकता में जब ये बात कल जिनकी जन्म जयंती थी, उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता थे इंद्रमणि बड़ोनी, जब उन पे ये बात पहुंचती है तब उन्होंने ये वक्तव्य कहा था, खुले मन से कहा था कि अब ये बात उस राष्ट्रीय दल के कानों में पड़ गई है जो कि भारत की अस्मिता के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और जब ये बात समझ में आती है तब उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड का नवनिर्माण होने में कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बताना चाहता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस बात को पूर्ण ही नहीं किया। इस राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज का भी उन्होंने हमें दर्जा दिया था, वो खत्म हुआ। दुर्भाग्यवश है कि हरीश रावत के समय पे वो खत्म हुआ। उन्होंने उसके लिए कोई पहल नहीं करी, मगर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक दौड़ भाग की। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आपने कहा कि मूल निवास और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, माननीय मुख्यमंत्री गंभीर चिंतन है, उन्होंने उस पर जो हायर कमेटी बनाई है उस पर काम कर रहे हैं। विषय ये भी कि हमने रैली निकाली, हमारी ये बताइए कि हम जनता के बीच किस दिन यशी जी नहीं रहते। हमारे हर हफ्ते कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जिसके अंतर्गत हम जनता को यही बता रहे हैं कि आपको ये सुविधाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की है, इनका लाभ आपको मिलना चाहिए। और जहां तक 2024 की बात आती है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप 2014 का भारत देख लीजिए और 2024 का आज हम 2023 कार्यक्रम हर हफ्ते होते हैं, रोजाना होते हैं, ये हमको पता है। लेकिन समस्या तो यही है ना कि आपके सांसदों ने कोई काम नहीं किया 5 सालों में। सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए। वो सांसदों ने कितना काम किया? सांसदों पे चर्चा कर लेता हूं। ये जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो मैंने आपको बताया ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, हमारा लोहारी बांध का जो कई दशकों से अटका हुआ था, वो आज की डेट में पूर्ण रूप से संचालित है। अभी यही नहीं, राज्य सरकार जो कि हमारी जो ये सत्यवीर जी, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। नहीं सत्यवीर जी, आई एम आस्किंग कि आपके सांसदों ने क्या किया? आपके कई सांसद तो ऐसे हैं जिनको जनता जानती नहीं है, चेहरे से पहचानती नहीं है। बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, आप धैर्य से सुन लीजिए। नहीं, सत्यवीर जी देखिए, मैं नहीं चाहती ना कि आप इधर उधर से बातें करें। नहीं, आप तो सीधे मुद्दे पर आइए ना। आपके 5 सांसदों ने काम नहीं किया। अरे यशी जी, हमारे सांसदों ने जितना काम किया ना, एक सांसद ने कांग्रेस का पूरा कार्यकाल उठा लीजिए, जितने 70 सालों का सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी केंद्र सरकार के पास पहुंच चुका है। सत्यवीर जी क्या बात कर रहे हो आप? सत्यवीर जी सुनिए ना, आपके सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी आला कमान के पास है।
और वो बखूबी जानते हैं कि सांसदों ने इन 5 सालों में कुछ नहीं किया। बता देना चाहता हूँ, बड़ा आदरपूर्वक बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये भी पता होगा कि 1962 के युद्ध के बाद उत्तरकाशी की जो सीमा है, जो इनर लाइन सीमा थी, जो वहां पर गांव खाली कराए गए थे, उन गांवों तक जब तक हमारी सरकार नहीं, हमारे सांसद ने पहल नहीं करी कोई संसद भवन के अंदर, तब तक सर 1962 का 2023 के सांसदों से क्या लेना देना है सर? अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो विपक्ष और पक्ष दोनों के नेता प्यार करते हैं, लेकिन आज के जो नेता है उनको कौन कितना स्नेह करता है वो तो अलग मैटर है ना। तो सर 1962 के सांसदों की तुलना आप 2023 के सांसदों से ना करिए, बेहतर होगा। टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। राजेश रस्तोगी जी, इसके बाद राजेंद्र पंत जी में आती हूँ मैं आपके पास। पहुंच पा रही है, मुझे लग रहा है तो मुझे आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी आप तक, इसीलिए आप सुन नहीं पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। राजेश जी, जो तथ्य मैं बताऊंगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी उस पर अध्ययन नहीं किया होगा। नहीं सर, नहीं किया। तो सुन लीजिए, मुझे लगता है नहीं सत्यवीर जी रुकिए ना, 1962 की बात सुनकर हम क्या करेंगे, आप समझिए ना हमारी बात को। राजेश जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो जी, मैं बताना चाहूंगा, हरिद्वार से इनके सांसद मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री। बड़ी भारी देहरादून में प्रेस हुई, राज्य प्रभारी भी प्रेस में थे, कहा कि उत्तराखंड के हर ब्लॉक में, उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। खूब चला उसका। और 5 ठीक है, राजेश जी का शायद फ्रेम फ्रीज हो गया है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, मैं अभी चौहान साहब कह रहे थे अपने सांसदों की तारीफ कर रहे थे मैडम। ये एबीपी न्यूज की खबर है 17 अक्टूबर 2023 की। उत्तराखंड के सांसद निधि को इस्तेमाल करने में फिसड्डी रह गए उत्तराखंड के माननीय। 75% ही खर्च कर पाए ये निधि। और अगर इनको निधि का डिटेल चाहिए तो मेरे पास स्क्रीन में खुला हुआ है, इस निधि का डिटेल भी मैं इनको दे दूंगा भाई साहब को। या फिर भाई साहब, हम इतने भाई साहब आपके फोन के द्वारा ही हमको सूचना मिलेगी, इतना हम अनपढ़ नहीं है आज की डेट में। आपको मैं भी सूचना दे सकता हूँ सारी, कहाँ कहाँ एक सांसद निधि बता सकता हूँ, एक गाँव बता सकता हूँ आपको कहाँ पर सांसद खर्च हुई है। तो थोड़ा अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आप सुनो ना, आप वही आदमी हो ना, सीबीआई जांच रुकवाने वाले लोग हो आप लोग। और जिस दिन हम लोग मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे थे उस दिन आप लोग मोदी हना रैली निकाल रहे थे। आपको जनता जवाब देगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड कमीशन लेनी पड़ेगी क्या? ये हत्यारों के साथ खड़े हो, हत्यारों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है, रोका गया रैली करने के लिए? बार रैली की बात कर रही है, आपको रोका गया रैली के लिए? वाली पार्टी है, नहीं पता ही आपको रैली करने वाली पार्टी है। आपको जनता वाले होते हैं कि हम अपनी रैली रोकते हैं, मैदान आइए। कौन होते हैं? हाँ राजेंद्र जी मैं आऊंगी, आप वेस्ट बंगाल में जाके वहाँ पर रैली सुनो भाई, करने के बहाने वहाँ हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं। और हमने कश्मीर को दिया, राजेंद्र पंत जी और सत्यवीर चौहान जी के कर बात करिए प्लीज। कहाँ मुद्दा है, कहाँ भड़क रहे हो? हमारी प्लीज इस तरीके की डिबेट नहीं होगी प्लीज। राजेंद्र जी नहीं, सत्यवीर चौहान जी, सत्यवीर जी मैं जानती हूँ कि आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन कृपया करके राजेंद्र जी को और प्लीज सत्यवीर जी को म्यूट करिएगा। राजेंद्र जी को और सत्यवीर जी को म्यूट करिए प्लीज। राजेश जी अभी आप देखिए, सत्यवीर जी, राजेंद्र पंत जी प्लीज मैम बंद कराइए, म्यूट करिए आप। दूसरा, कहीं किसी भी ब्लॉक में उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालय अगर खुला हो, जबकि सत्यवीर जी मुद्दे पे बात हो तो अच्छा लगता है। मंत्रालय जाए, हाँ राजेश जी, हमारे लिए गौरव की बात थी कि हमको भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्री के रूप में मौका मिला सेवा करने का। और निशंक जी का बयान है, बीजेपी वालों का बयान है, नीति बदलती है, शिक्षा मंत्री बार-बार ना करो। अरे सत्यजीत जी सुन लीजिए थोड़ा सा, मैंने आपको कितना सुना, आप तो रुक ही नहीं रहे हो, आप तो बिल्कुल भोंकने पे लगे हुए हो। आपको ये नहीं पता है, मेरी बात सुन लो ना। और उत्तराखंड प्रभावी रूप से शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रदेश है। काय को लागू करने वाला है आपका प्रदेश? आप सुन लो, बाहर आया करो थोड़ा, नहीं तो गुटबाजी नहीं खत्म हो रही है कांग्रेस, और आगे वाले समय भी खत्म हो जाएगी।
हमने ठीक है अनिल थपलियाल जी 20 सेकेंड है आपके पास। अनिल थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। राजेश जी रुकेगा जरा। सत्यवीर चौहान जी प्लीज। अनिल थपलियाल जी जी मेरा कहना ये है कि राष्ट्रीय दलों की लड़ाई तो होती रहेगी और ये लड़ते रहेंगे। मैंने कहा ना एक विरासत की सियासत है, एक ने खुद बनाई है, तो जिसने खुद बनाई है, मेहनत की है, जमीन से जुड़ा वो तो बोलेगा। सवाल इस बात का है कि हमारे सत्यवीर भाई साहब कह रहे हैं, माननीय प्रवक्ता भाजपा, कि इन्होंने केंद्र और राज्य की सरकार का प्रचार प्रसार करके गांव-गांव तक पहुंचाया है। इनके पास आंकड़ा है, इनके सांसद निधि में जो बजट आता है, अब मैं ये नहीं जानता किसके पास क्या आंकड़े हैं, फेक आंकड़े हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को उसमें रखता हूँ। जहां तक बात रही मैम, जिसने बात रही तो सांसद निधि में जो फंड आता है उसका मेरे ख्याल से इन्होंने 45% भी इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं कर पाए, जिसके कारण ये देखिए अनिल जी मैंने अभी कहा ना कि ये रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी आला कमान के पास है, संगठन के पास है और शायद यही वजह है कि चर्चाएं हैं कि इस बार सांसदों के टिकट कटेंगे साफ तौर पर। और भले ही यहाँ पे प्रवक्ता इस बात को डिनाई करें, लेकिन सांसदों ने कितना काम किया ये बात जनता जानती है बखूबी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे चुनावी पारी, बदले गए प्रभारी। एक और जहां पर कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वहीं पर बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में तेजी ला रही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि सवाल यह है कि जो सांसद हैं उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, तो ऐसे में जनता किसे चुनेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला कि इस बार सांसदों के टिकट कटेंगे और किन नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा वो भी देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।